हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड अपन मूव करते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखते क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी अपन ने पहले, दोनों टर्म डिफरेंट हैं। ये ओनली क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो अपन ने पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या पढ़ा था कि कोई भी एक मास है, ठीक है, लार्ज, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके अंदर आप किसी दूसरे मास को लेके आओगे, आपको वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क स्टोर होगा। दैट स्टोर्ड वर्क इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप मास जो लेके आते हो वो क्या होता है, वो एक सिग्निफिकेंट स्मॉल एम मास होता है। ठीक है, इफेक्टिव मास होता है स्मॉल एम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्ड से अपन क्या समझते हैं, पोटेंशियल मतलब स्ट्रेंथ। ठीक है, पोटेंशियल मतलब स्ट्रेंथ हो गई। तो किसी भी मास के ग्रेविटेशन की स्ट्रेंथ मतलब पोटेंशियल क्या हो गया कि आप किसी भी कोई भी मास अपने पास है, उसकी ग्रेविटेशन फील्ड है, उसकी ग्रेविटेशन फील्ड में कोई मास ला रहे हैं, लेकिन इस बार जो मास लेके आएंगे वो कैसा होगा, यूनिट टेस्ट मास होगा। ठीक है, यूनिट टेस्ट मास से मतलब कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ये मास इस पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसकी भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ये मास इस पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, मतलब इसकी भी ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंटेन करेगा। लेकिन जब अपन बात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की करते हैं तो अपन जो मास लेके आ रहे हैं वो कैसा यूनिट टेस्ट मास है। मतलब यूनिट टेस्ट मास एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्या यूज़ में आता है, इसमें अपन एक ऐसा मास कंसीडर करते हैं जिसकी वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं है। उसका अगर कोई इफेक्ट है भी तो वो कैसा है, नेग्लिजिबल है, मतलब इसकी अपनी कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी। ठीक है, तो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी तो ये अपोजिट कैपिटल एम मास पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका कोई फिजिकल अपन बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उसकी। ये क्या है, यूनिट टेस्ट मास है। तो ये जो यूनिट टेस्ट मास है ना, इसको जब अपन इसकी फील्ड में लेके आएंगे, किसकी, कैपिटल एम मास की। ठीक है, तो कैपिटल एम मास क्या करेगा कि भाई कैपिटल एम मास की फील्ड में लाने के लिए इसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। किसको, यूनिट टेस्ट मास को। तो यूनिट टेस्ट मास को फील्ड में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को अपन बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या हो गया, स्मॉल एम मास। इसको जब अपन कैपिटल एम मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आएंगे तो उसके लिए ये कैसा है, यूनिट मास है। इसको लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि जो पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी का ही एक अदर फॉर्म है। इंटेंसिटी पढ़ी थी अपन ने, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी स्ट्रेंथ ही बताती है, पर इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का ही एक स्केलर फॉर्म है। ठीक है, ये दोनों ही क्या बताते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे क्या करना है, किसी की भी ग्रेविटेशनल फील्ड में एक यूनिट मास को लेके आना है। उस यूनिट मास का जो वर्क डन होगा, ठीक है, लाने के लिए दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट मेरे पास एक मास है कैपिटल एम, ये कैपिटल एम मास है मेरे पास। ठीक है, इस कैपिटल एम मास से ये एक्स डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर कोई लेट में यूनिट मास प्लेस कर देता हूँ स्मॉल एम। ठीक है, यूनिट मास जो क्या करेगा, जो वापस फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस यूनिट मास स्मॉल एम को इस कैपिटल एम मास के पास लेके आऊँ। ठीक है, लाऊंगा कहाँ से, इनफाइनाइट से लेके आऊँगा। ठीक है, मैं इसके पास लेके आऊँ
इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है ये। लेट मुझे इसको यहाँ r डिस्टेंस पर लेके आना है। कहाँ लाना है? r डिस्टेंस पर लेके आना है, ठीक है। तो वर्क डन टू कैरी दिस यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट एट डिस्टेंस r इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेट ये पॉइंट जो r डिस्टेंस पे है वो क्या है? पॉइंट P है। अब जब मैं इनफाइनाइट से इस स्मॉल m मास को लेके आ रहा हूँ तो क्या होगा कि भाई फोर्स अप्लाई होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो वर्क डन मुझे निकालना है ना, तो वर्क डन के लिए मुझे फोर्स चाहिए, और वर्क डन अगर निकालना है तो फोर्स दो टाइप के फोर्स से निकल सकता है, वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स। कल भी बताया था वो कॉन्सेप्ट। यहाँ कौन सा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स है, डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। अब वेरिएबल फोर्स के लिए पहले क्या करते हैं अपन? पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो लेट किसी टाइम टी पे यहाँ आ गया, इनफाइनाइट से चल के आ रहा है, किसी टाइम टी पे कहाँ आ गया? एक्स डिस्टेंस पे आ गया। यहाँ से लेट ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट ले ले इधर, यहाँ से, ठीक है। तो डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, ठीक है, पार्शियल वर्क डन फॉर डी एक्स डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन। क्या होता है फॉर्मूला? एफ इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। दैट मीन्स डी डब्ल्यू विल बी व्हाट? जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा? डी एक्स। अगर मान लो नेट वर्क डन फाइंड करना है तो क्या करेंगे? वही ऐड कर देंगे सबको, सारे डी एक्स के वर्क डन को ऐड मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे। तो W टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट से डिस्टेंस r तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दें, क्या हो जाएगा? W इक्वल टू इंटीग्रेशन G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, लिमिट्स r फ्रॉम इनफाइनाइट टू r लेके आ रहे हैं अपन उसको, ठीक है। इंटीग्रेशन कर सकते हैं W इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर, ये था जी एम एम तो कांस्टेंट हो गया, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इनफाइनाइट टू r, ठीक है। W इक्वल टू सॉल्व कर सकता हूँ इसको x पावर n, x की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, इंटीग्रेट करूँगा तो -2 + 1 n + 1 अपॉन n + 1 लिमिट्स आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू r, ठीक है। दैट मीन्स जो वर्क डन है W दैट इज G कैपिटल M स्मॉल m, दिस इज -1 अपॉन x, माइनस बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x लिमिट्स आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू r, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? G M M माइनस का और अपॉन में x के अंदर लिमिट पुट कर दूँ, पहले अपर लिमिट x के प्लेस पे r, देन लोअर लिमिट x के प्लेस पे इनफाइनाइट, और W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन इनफाइनाइट, दिस इज 0, दिस इज माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो दिस इज द टोटल वर्क डन। ये अपन ने क्या निकाला? टोटल वर्क डन। मुझे जो वर्क डन चाहिए वो किसके लिए चाहिए? यूनिट मास m को लाने के लिए जो वर्क डन किया गया वो चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज द वर्क डन टू कैरी यूनिट टेस्ट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। दैट मीन्स जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है Vg दैट इज W अपॉन m, वो यूनिट मास जिसको आप बाहर से लेके आए, ठीक है। अच्छा यूनिट मैंने नहीं निकाली, यूनिट भी निकाल सकता हूँ ना इसकी। वर्क की क्या हो जाएगी? जूल अपॉन मास है kg, ठीक है, जूल पर kg, डायमेंशन में निकाल सकते हैं आप। मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए Vg इज W अपॉन m, तो W इज माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R इंटू m। तो Vg क्या हो जाएगा भाई? ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो माइनस का G m अपॉन R, दिस विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हैविंग मास कैपिटल M। इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था? माइनस का G m अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो वही मिलता जुलता ही फॉर्मूला है।
तो वो इंटेंसिटी तो क्या है, वेक्टर इफेक्ट है फील्ड का, और पोटेंशियल क्या है, स्केलर इफेक्ट है फील्ड का। ठीक है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है मुझे, वी जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, माइनस लग रहा है पर मतलब मैग्नीट्यूड कहाँ चला जाएगा, माइनस में, है ना। तो ग्राफ बनाऊँ मैं, ये वी जी और ये आर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, ये तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा क्या। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, वैल्यूज़ कैसी आएंगी, पॉजिटिव। यहाँ वैल्यूज़ कैसी हैं, नेगेटिव। कहाँ आएगी नेगेटिव वैल्यू वी जी की, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस ग्राफ को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना बना के कहाँ बनाएंगे अपन, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि वी जी की वैल्यू कैसी आएगी, इधर से नेगेटिव आएगी। आर की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव इधर से पुट करेंगे आप, तो वी जी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो वी जी की नेगेटिव वैल्यू मतलब नीचे माइनस वाई एक्सिस पर लेंगे अपन। ठीक है, आर की पॉजिटिव वैल्यू मतलब वो प्लस एक्स एक्सिस पे, तो प्लस एक्स माइनस वाई मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अपन ग्राफ को किधर बनाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज आर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आई के बाद समझ में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखें। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। देखो भाई क्या है एस्केप वेलोसिटी, नाम से पता चल रहा है, मतलब जिस वेलोसिटी से आप एस्केप हो जाओ, निकल जाओ, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अब कहाँ से निकलोगे, अपन निकलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से। ठीक है, अपन को पता है अपन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं, है ना। हम सबके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सभी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं। अब अगर उस ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ अपन को इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी क्यों चाहिए, क्योंकि निकलने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगी, उसके लिए वेलोसिटी चाहिए, हाफ mv² के लिए v चाहिए ना। तो वो वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी जिससे मूव करने पर आप किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएं, फ्री हो जाएं, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं अपन, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ती है ना इसकी। फॉर एग्जांपल मान लो कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है ना, तो सैटेलाइट लॉन्च करना है तो वो तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ही अपन को लॉन्च करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसका ऑर्बिट वहीं है, तो उसको निकालना पड़ेगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। अर्थ तो उसको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगी, अपन को उसको क्या करना है, ऊपर भेजना है। ठीक है, या फिर किसी स्पेस शटल को भेजना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भेजने के लिए अपन को एक फिक्स वेलोसिटी चाहिए होती है जिससे वो ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएं, तो उनकी उस वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब वो जो एस्केप वेलोसिटी है वो अपन को ग्राउंड से देनी पड़ती है। अगर मान लो ग्राउंड से रिलीज कर रहे हैं तो ग्राउंड से देनी पड़ेगी। किसी हाइट एस से कर रहे हैं तो हाइट एस से देनी पड़ेगी अपन को। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लो ग्राउंड पे अपन ने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी। ठीक है, लेट उसको इनिशियल वेलोसिटी vi दी। ठीक है, अब ये वेलोसिटी अगर अपन ने दी तो उसको इससे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी ग्राउंड पे, मिलेगी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। कितनी मिलेगी, हाफ mv² ये मिलेगी ना। ठीक है, अब मान लो मैं उसको h हाइट से रिलीज कर रहा हूँ। किससे, h हाइट से रिलीज कर रहा हूँ। h हाइट से रिलीज कर रहा हूँ तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी भाई, h हाइट पे है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी उसके पास, और काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उसके पास क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, दैट मीन्स उसकी जो टोटल एनर्जी है E वो क्या हो जाएगी, हाफ mvi²।
और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, माइनस का जी m1 m2 अपॉन आर, ये निकाला था कल, ये निकाला था, जहां पे कैपिटल M क्या है, कैपिटल M मास है उस प्लेनेट का, और स्मॉल m क्या होता था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको अपन ग्रेविटेशनल फील्ड में रख रहे हैं। अगर मान लो अर्थ के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अर्थ के लिए बात कर रहा हूं, ये अपनी अर्थ हो गई, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, इस पे h हाइट से मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिलीज करना चाहता हूं, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी h प्लस r। ठीक है, r रेडियस ऑफ अर्थ r ही से डिनोट कर सकता हूं। दैट मीन्स E विल बी व्हाट, हाफ m vi स्क्वायर और माइनस का g कैपिटल M E मास ऑफ अर्थ, रख देता हूं इसको स्मॉल m, और ये हो जाएगा आर ई प्लस एच। इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई अगर मान लो ये इस वेलोसिटी से मूव करता हुआ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, ठीक है, अब अगर ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा ही नहीं, और जहाँ ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है, वर्क जब अपन को करना पड़ता है, तभी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। मान लो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ दे, ठीक है, एस्केप हो जाए, उसके बाद इसकी जो टोटल एनर्जी होगी है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर मान लो इसकी फाइनल वेलोसिटी हाफ काइनेटिक, लेट इसकी फाइनल वेलोसिटी vf है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m vf स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया। अब अपना जो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि भाई जितनी एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे उतनी फाइनल पॉइंट पे एनर्जी तो हमेशा कैसी रहती है, कंजर्व रहती है। तो एनर्जी कंजर्व रहती है तो बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि भाई इनिशियल एनर्जी, लेट EI से डिनोट कर देता हूं इसको, इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ऐसा ही है ना। दैट मीन्स जो हाफ m BI स्क्वायर है और माइनस का g m E मास ऑफ अर्थ m अपॉन RE प्लस h है, दैट मस्ट बी इक्वल टू वॉट, हाफ m BF स्क्वायर होना चाहिए ये। ठीक है, अब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी, इसका मतलब हाफ m BI स्क्वायर माइनस का g m E m अपॉन RE प्लस h भी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कब आता है नंबर, जब 0 से ग्रेटर हो, तभी तो आता है। इसका मतलब हाफ m BI स्क्वायर माइनस का g कैपिटल M E m अपॉन RE प्लस h। अच्छा, अगर मान लो इसको अर्थ सरफेस से कर रहा हूं तो ये h क्या हो जाएगा, 0, एट सरफेस ऑफ अर्थ h विल बी 0। पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। भाई पॉजिटिव नंबर क्या होता है, हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, भाई यहाँ पे ये ओनली इसके पास काइनेटिक एनर्जी है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी कब बचेगी, तब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो गया, उस टाइम की वेलोसिटी तो चाहिए मुझे, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो अभी जो vi हो गई दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। दैट मीन्स जो हाफ m BI स्क्वायर है, अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ कि इसका मतलब जो vi की वैल्यू है, हाफ m BI स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किससे, हाफ m E m अपॉन RE से। ठीक है, मतलब अगर मैं वो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करूं जो मेरे को प्रोवाइड करनी चाहिए, तो मिनिमम कितनी हो सकती है, या तो ग्रेटर हो, और मिनिमम कितनी हो सकती है, इक्वल। तो मिनिमम के लिए इक्वल हो जाएगी, तो vi मिनिमम
के लिए इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई, ये तो कैंसिल आउट हो गया। मेरे को क्या चाहिए, वी आई मिनिमम, जिससे वो क्या हो सके, एफ के हो सके, क्या हो गया ये 2g एम ई अपॉन आर ई। सो वी आई मिनिमम क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2g एम ई अपॉन आर ई। अच्छा जी एम ई का कोई रिलेशन अपन ने पढ़ा है क्या, स्मॉल जी की वैल्यू पढ़ी है क्या, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर पढ़ा है अपन ने। इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जी इंटू आर ई क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई। भाई आर ई स्क्वायर को आर ई इंटू आर ई लिख दिया, एक आर ई इधर आ गया, ठीक है। तो जी इंटू आर ई, तो जी एम ई अपॉन आर ई को क्या लिख सकता हूँ, जी आर ई। दैट मीन्स ये वी आई मिनिमम कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, अंडर रूट 2g आर ई। जी एम ई अपॉन आर ई को क्या लिख दिया, जी आर ई। सो यही जो मिनिमम वेलोसिटी है, यही मिनिमम वेलोसिटी जो क्या कर दे, जो ऊपर वाले पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दे, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। सो वी ई एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2g आर ई हो जाएगी। दैट मीन्स एस्केप वेलोसिटी या वो वेलोसिटी जिससे चलने पर अपना जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए, वो वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट 2g आर ई होगी। बात आ गई समझ में। इसका मतलब जी पे डिपेंड कर रही है और आर ई पे डिपेंड कर रही है, दो चीज़ों पे तो डिपेंड कर रही है, दो ही चीज़ों पे तो डिपेंड कर रही है ना। तो अगर मान लो मैं इसको अर्थ के लिए कैलकुलेट करूँ कि भाई अर्थ के लिए क्या होगी इसके वेलोसिटी, मतलब अर्थ पे ऑलमोस्ट कितनी वेलोसिटी से अपन चलें कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। तो अपन को पता है अर्थ के लिए क्या होता है, जी की वैल्यू तो 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही होती है, और आर ई की वैल्यू कितनी है, 6400 किलोमीटर। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी, वी ई अंडर रूट 2g इज 9.8, आर ई 6400 किलोमीटर, मीटर में करूँगा तो 10 पावर 3, ठीक है। इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये आता है कितना, v इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर आपको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। मतलब अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, ठीक है, कोई स्पेसक्राफ्ट सेंड करना है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। इस इनिशियल वेलोसिटी से अगर अपन उसको लॉन्च करेंगे तो वो क्या होगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। तो सारे सैटेलाइट वगैरह इसी से लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। मून के लिए निकाल सकते हैं अपन, मून क्या है भाई, मून एक सैटेलाइट है। बताया था मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल तो अर्थ के पास मून है, आर्टिफिशियल तो बहुत सारे आए दिन कोई ना कोई कंट्री रिलीज करता रहता है, छोड़ता रहता है, ठीक है। अगर मैं मून के लिए निकालूं, ठीक है, तो मून की जो रेडियस है वो होती है 1.74 × 10 पावर 6, ठीक है। और जी की जो वैल्यू है, जी ऑफ मून, वो है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर में ही है, ठीक है, 1.74 × 10 पावर 6 मीटर, ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए एस्केप वेलोसिटी फाइंड करूं, वी अंडर रूट 2 1.63 × 1.74 × 10 पावर 6, ये आती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया कि मून के एनवायरनमेंट से निकलना है, तो मून के एनवायरनमेंट से निकलने के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। ये बताई क्यों मैंने आपको, इसको बताने का एक रीज़न है। एक क्वेश्चन पहले भी
पूछा गया कि भाई कई बार अक्सर पूछ लेते हैं कि अपना जो मून है ना उस पर एनवायरनमेंट नहीं है हमारे जैसा, है ना, जैसे हमारे अराउंड एनवायरनमेंट है ना, डिफरेंट लेयर्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, ऐसे मून पे नहीं है। तो मून पे उनके नहीं होने का जो रीज़न है ना वो ये एस्केप वेलोसिटी है। एक्चुअली में क्या है कि मून जो है वो सन के थोड़ा पास है ना, तो क्या होता है कि ड्यू टू हीट जो मून है ना उस पर जो भी पार्टिकल्स हैं गैस वगैरह के, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स एनर्जी एक्वायर करते हैं। किससे? हीट से क्या एनर्जी एक्वायर करते हैं, वो एनर्जी हीट वाली जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv², तो उससे उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अब ड्यू टू दैट काइनेटिक एनर्जी उनकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की वो कितनी हो जाती है? 2.5 किलोमीटर पर सेकंड तक हो जाती है। ठीक है, ये उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अभी तो आप इसको वेलोसिटी मानो, ठीक है, बाद में बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी होती है उनकी 2.5 किलोमीटर पर सेकंड, ऐसे मान लो एवरेज वेलोसिटी हर पार्टिकल की। तो देखो छोड़ने के लिए कितनी चाहिए? 2.3 किलोमीटर पर सेकंड, और गैस पार्टिकल्स की हो कितनी जाती है वहाँ? 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब रुकेंगे थोड़ी, फिर वो वहाँ छोड़ देंगे तुरंत। तो क्या होता है कि मून पे जो गैसियस पार्टिकल्स हैं या अदर जो एनवायरनमेंट के पार्टिकल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो मून की एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर होने की वजह से उन सब ने क्या कर दिया? मून का एनवायरनमेंट छोड़ दिया। अगर अर्थ पे भी ऐसा हो जाए कि हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि भाई यहाँ जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं ना, गैसियस पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट लेयर्स में जो गैसेस हैं और कुछ हैं, है ना, एयर पार्टिकल्स हैं, उनकी वेलोसिटी अर्थ की इस एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर हो जाए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ग्रेटर हो जाए, तो यहाँ भी क्या होगा? अपने यहाँ जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सबके सब ऊपर उड़ जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू दिस वेलोसिटी, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो इस वेलोसिटी की वजह से तो अर्थ पे भी एनवायरनमेंट नहीं बचेगा। ठीक है, तो मून पे एनवायरनमेंट नहीं होने का यही रीज़न है कि वहाँ के पार्टिकल्स की एस्केप जो वेलोसिटी है वो मून की एस्केप वेलोसिटी से क्या हो गई? ग्रेटर हो गई। ठीक है भाई, तो ये अपनी एस्केप वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से अपन को चलना पड़ता है किसी भी प्लेनेट सैटेलाइट जो भी है जिसके पास भी ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे सैटेलाइट्स और सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।